हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले 2.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। आज के हमारे गेस्ट पिछले 17 साल से मार्केट्स में काफ़ी एक्टिव है। इन्होंने ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे शुरुआत की थी। ही वर्कड एज अ ट्रेडर इन अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म और आज की तारीख में ये एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर है। और आज हम इनसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग विद टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंसाइटफुल एपिसोड रहने वाला है। तो लेट्स वेलकम अंकुश बजाज जी टू आवर शो। अंकुश जी, वेलकम। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। सो इससे पहले कि हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कैसे करें, इस पर बात करें, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। लगभग 17-18 साल का कुल एक्सपीरियंस रहा है आपको। 2006 से आप मार्केट्स में अलग अलग पोजीशंस पे काम किया हुआ है। तो राइट। लेट अस नो मोर अबाउट यू। आपकी जो जर्नी रही है मार्केट्स में अब तक की, उसके बारे में हमें बताइए कुछ। ओके, सो मेरी जर्नी जो है वो 2006 से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल में क्या था, मैं फर्स्ट ईयर में था और कुछ रीजंस के कारण थोड़ी फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे को जॉब ज्वाइन करना पड़ गया। बट मुझे उस समय एक्चुअल में मार्केट का या कोई भी जॉब का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उतनी स्किल भी नहीं थी मेरे पास। बट मीनवाइल क्या हुआ, आई एम फ्रॉम रायपुर जैसे आपने बताया। तो मेरे जो कजिन है वो दिल्ली बेस्ड थे, तो उसने बोला कि ठीक है तुम यहाँ पे आओ और हम लोग कुछ ट्राई करते। तो मैं और मेरे जो बड़े भाई थे वो हम दोनों दिल्ली गए। और वहाँ पे मेरे भाई के पहले थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता दूं, वो एक्चुअल में कमोडिटी में एज अ डीलर काम करते थे किसी प्राइवेट फर्म में। तो थोड़ा बहुत उनको कमोडिटी मार्केट का, सिल्वर गोल्ड का थोड़ा सा एक एक्सपोजर था, आइडिया था। तो उसके कारण उनकी जॉब एलिट स्टॉक जो कंपनी है वहां पे उनको एक तरीके से जॉब लग गई। बट मुझे 2006-7 में अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर वगैरह का और ये वाली लाइफ का बहुत ज़्यादा उस समय क्रेज था। तो मुझे भी लगा, मैंने अपने भाई को बोला कि मेरे को भी उसी तरीके की लाइन में आप डाल दो ताकि मैं कुछ उसमें आगे बढ़ूं। तो फिर मेरे कजिन ने मुझे सजेस्ट किया कि वो एक टाइम बाद आप वो लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वंस यू बिकम 30-35 एज होने के बाद आपको वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो उसने अपनी कंपनी में थोड़ा बहुत अप्रोच करके मुझे एज अ इंटर्न ज्वाइन कराया। और मुझे याद है कि जैसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले वहाँ के जो बॉस थे उनसे बात की, तो उन्होंने मेरे को सिंपल से यही बोला कि हम आपको 3 मंथ्स का टाइम दे सकते हैं। 3 महीने में अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। और उस समय जो ब्रोकिंग कंपनीज थी या ब्रोकिंग फर्म्स थी उसका पूरा माहौल ही अलग था कि एक डीलर होता था, उसको 15-20 लोग घेर के बैठे रहते थे और अपने ऑर्डर्स वगैरह पंच करते थे। तो उस समय डीलर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता था कि किसी को बैठ के सिखाए। बट सम हाउ कुछ अच्छे लोग मिल गए। थोड़ा बहुत मुझे मेरी कंप्यूटर में स्पीड काफ़ी अच्छी थी और बाई लक 2-3 महीने में मैंने अच्छा चीज़ें कोप अप कर ली और कंपनी के फिर मैं प्रॉप डेस्क में मुझे शिफ्ट कर दिया एक टेक्निकल एनालिस्ट के साथ। उस समय मुझे याद है हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते थे, स्पाइडर सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज होता था उस समय। तो उसके साथ वो एनालिसिस करते थे और मैं लाइव मार्केट में जो भी ऑर्डर्स रहते थे, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो हम लोग काफ़ी डे इन डे आउट ट्रेड किया करते थे। और वहाँ मैंने 8-9 महीने के आसपास एक तरीके से वो जॉब को कंटिन्यू किया। फिर मैं अपने नेटिव प्लेस वापस आया यहाँ पे। फिर मैंने एक दो जगह ट्राई किया, फिर मुझे जॉब यहीं लग गई रायपुर में। फिर
धीरे धीरे 2007 में जैसे ही मैं रायपुर आया, उसके बाद फिर मैंने अपनी पैरेलल स्टडीज भी कंप्लीट की, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी किया। 2-3 महीने की मैं छुट्टी ले लेता था, उसके बाद फिर अगेन मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेता था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही, पर धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब में ही मुझे एक्सपोजर मिला था टेक्निकल एनालिसिस का। बट उस समय जैसे आप इतना अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब में, बट ऐसे लोग अवेलेबल नहीं थे, या यूट्यूब भी उतना फेमस नहीं था, आपको कुछ इनपुट्स नहीं मिलते थे। तो फाइनली 2011 में मुझे एक तरीके से बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस का 8 डेज का कोर्स किया, जहाँ से मुझे काफ़ी एक तरीके से हेल्प मिली। तो फाइनली फिर मैंने 1-2 कंपनी में स्विच किया। फाइनली 2013 में मैंने अपनी कंपनी अल्फा फॉर्म की, और उसके बाद पैरेलल थोड़ा थोड़ा सीखते गए, करते गए, एल्गोस वगैरह भी एक्सप्लोर किया। तो ये धीरे धीरे जर्नी अपनी आगे बढ़ती रही। बिल्कुल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है एकदम, कहे कि ज़ीरो से शुरुआत करके पूरा हीरो तक वाली जर्नी रही है। सो कॉन्ग्रेट्स टू यू फॉर दैट। और थैंक सो आई थिंक अभी लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन फॉर टुडे। तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए जो टेक्निकल इंडिकेटर्स आपने काफ़ी सारे यूज़ किए अपनी सिस्टम में, तो उससे हम शुरुआत करते हैं और जो आज का पूरा सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जो इस सेशन का फ्लो होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है कि हम लोग पहले देखेंगे कि भाई कोई भी चीज आपको करना है तो क्या बेस होना चाहिए, वाई मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग, मेरी अप्रोच क्या है मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए, और किस तरीके से सिस्टम्स या एल्गोस आप डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आप एक तरीके से वर्क कर सकते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट इज मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या है भाई मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग। जैसे मैं इनिशियली काफी एक्सप्लोर कर रहा था मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग और क्या होता है। तो अगर उसको सिंपल वे में समझाऊं तो मैंने यहाँ पे एक अलादीन और एक उसका कार्टून यहाँ पे मैंने शेयर किया है। उसमें एक सिंपल सा है कि कालीन जिधर जिधर एक तरीके से मूव कर रहा है, वैसे ही अलादीन भी एक तरीके से मूव हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट में आप ये कर सकते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी तरीके से या उसी डायरेक्शन में आप एक तरीके से फ्लो कर रहे हैं। मार्केट में कहीं पे भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मार्केट लग रहा है कि भाई मार्केट अच्छा तेज है, ऊपर जा रहा है, तो आप एक टाइम तक उस ट्रेंड को या उस एक तरीके से बोलना चाहिए फोर्स को कहीं ना कहीं आप एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जो हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड, तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रेंड को फॉलो करके जब तक वो कंटिन्यू रहता है उस चीज को आप लेके मार्केट में एक अप्रोच लेते हैं, वो एक सिंपल सा मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। अब ये समझना चाहिए हमको कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्यों करने और क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं पर्सनली आपकी अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मोमेंटम इन्वेस्टिंग की इसलिए लगी कि 2006 में 7 में, अफूर भाई आपको भी याद होगा अगर आप मार्केट में उस टाइम से हैं, तो वो एक ऐसा बुल मार्केट था जिसमें हर डीमैट होल्डर के पास कुछ शेयर्स रहते थे, RNRL, RPL, सुजलॉन और कॉम, जेपी पावर, हाँ जेपी जेपी इंफ्रा। पावर, यूनिटेक, ये सारे स्टॉक्स मतलब ऐसे कॉमन स्टॉक्स थे। तो उस समय जब हमारी सैलरी 8-10 हजार की रहती थी तो हमको भी लगता था कि यार कुछ कुछ शेयर्स ले लें। और वैसी शेयर्स मेरे अकाउंट्स में हमने उस समय बाई किए थे। हमने कभी भी रिलायंस बाई नहीं किया, कभी भी हमने SBI बाई नहीं किया, कभी TCS बाई नहीं किया। हमको लगता था एक इवन आपको सुन के काफी हंसी होगी कि एक कोई शेयर था कार्ल्स रिफाइनरी करके 50-60 पैसे का, वो भी मैंने 14-15 हजार शेयर अपने अकाउंट में ले लिए थे। ऐसा लगता था कि ये स्टॉक 100 रुपये हो जाएगा तो हम लोग काफी पैसे बना लेंगे। तो वो करोड़पति एक हो जो जाएंगे। हाँ करोड़पति हो जाएंगे, और जो अभी आजकल हम लोग हीरो जीरो गेम जो बात करते हैं उसी तरीके का होता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जब बैठ के आप ठंडे दिमाग से एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक सिंपल सा TCS का ही भी अगर आप एग्जांपल ले ले 2006-7 से लेके, मुझे नहीं लगता कि 20-25 टाइम से कम उसने रिटर्न दिया होगा। तो
मेरे को ये ऑल्दो जैसे हमने डिस्कस किया कि 2013-14 में मैं ऑप्शन सेलिंग करता था और एल्गोस भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे, पर मेरा पूरा जो फोकस था वो ट्रेडिंग में था। इन्वेस्टिंग में मेरा उतना ज्यादा फोकस नहीं था, ऑल्दो मैंने कुछ फंडामेंटल्स की बुक पढ़ी थी, बट उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या करना है, वो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन था। तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपको आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपको एक सिंपल सी जो अपनी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, जो IR फॉर्मूला होता है। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे स्टॉक सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग है, और उसको किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। तो मैंने देखा कि भाई उस समय जो स्टॉक्स लिए थे हमने ये सोच के कि भाई बढ़ेंगे, पर वो तो कहीं ना कहीं और नीचे जाते गए, और हम लोग को कहीं ना कहीं हमने पैसे बनाए नहीं और एक तरीके से वेल्थ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो वो समझ में आया कि कुछ ऐसी चीजों से रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें आपको ऐसे स्टॉक्स में आप बने रहें जो एक तरीके से परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और उस चीज को आपको धीरे से एक तरीके से एलिमिनेट करके उस चीज को दूसरी चीजों से रिप्लेस करना चाहिए। तो जो मेरी अप्रोच थी उसको मैंने सिंपल सा मोमेंटम इन्वेस्टिंग से एक तरीके से रिप्लेस किया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों हमको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। तो हिस्टोरिकल बहुत सारे आपको पेपर्स दिख जाएंगे जिसमें एक सिंपल सा डिस्कस किया गया है कि जो एसेट क्लास परफॉर्मिंग है, अगर आप उस एसेट क्लास में बने रहते हैं तो हिस्टोरिकल आपने काफी अच्छे पैसे या रिटर्न्स जनरली बनाए हुए हैं। तो मोमेंटम में हमने पर्सनली भी देखा है, हमारा हम जो मैं अपना एक पोर्टफोलियो रन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसने काफी अच्छे मार्जिन से इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली आपको क्या करता है, एक आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है। सबसे बेस्ट पार्ट है आपका एक पोर्टफोलियो बना के आप उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एक ही सेक्टर से रिलेटेड मोमेंटम स्टॉक्स आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट की अगर हम लोग बात करें तो मोटर्स वगैरह हो गए, TVS मोटर हो गए, हीरो मोटर्स हो गए, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको सेक्टर एलोकेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे मेजर पार्ट ये होता है कि आप मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है उसको कैप्चर करते हैं। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि 2003-4 से लेके जो 2007-8 तक का जो मार्केट बुल मार्केट था, उसमें जितने लोगों ने पैसा बनाया वो एक ही फॉल में पूरे पैसे लोगों ने लूज कर दिए। सिंपल सा रीजन ये था कि किसी के पास भी एक एग्जिट रूल नहीं था। राइट। तो जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं या जब आप रूल बेस्ड अप्रोच करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास डेफिनेटली एक एग्जिट रूल होता ही है। विदाउट एग्जिट रूल आप कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे या मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो नहीं करेंगे। और आप उसके कारण प्रॉपर आप एक डिसिप्लिन बने रहते हैं। आपको एक मार्केट में एक डिसिप्लिन रहने का, कई बार मार्केट आपको एक तरीके से उसका बेनिफिट भी देता है, उस चीज का ऑनर भी करता है। तो ये जो मेजर रीजंस है जिसके कारण हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के पीछे जा रहे हैं या मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम लोगों ने अडॉप्ट किया। इसमें कुछ अगर चीजें हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, आपने एक IR फॉर्मूला की बात की थी, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? IR फॉर्मूला का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में या किसी भी तरीके से, उस चीज को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको। राइट। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस, जब तक वो डायग्नोस नहीं करेगा तब तक उस चीज को वो ठीक नहीं करेगा। तो हमको ये समझ में आया कि जैसे अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग या मैनुअल ट्रेडिंग की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो काफी अच्छे मैनुअल ट्रेडर्स हैं, काफी अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स होते हैं। बट मेरे अगर मेरी बात करें तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मैनुअल अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मैं प्रॉपर एक तरीके से पोजीशन साइजिंग हो गया, ओवर ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं हो ही जाता है। आप एक तरीके से बोलना चाहिए भावनाओं में बह के आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं। तो मुझे समझ में आ गया फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, तो मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई कर ली। सिंपल सा मेरे को वो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किस तरीके, एलिमिनेट कैसे करूंगा कि भाई मैं कुछ ऐसे रूल्स बनाऊं, कुछ इस तरीके से अप्रोच बनाऊं जिससे वो चीज को मैं रिप्लेस कर सकूं। तो मैंने क्या कर दिया, अपने रूल बेस्ड बना दिया। मैंने कर दिया कि भाई फॉर एग्जांपल दिन में मुझे एक ही ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, और वो भी अगर मेरे सिस्टम से या जो भी इंडिकेटर्स लगाए उसमें मेरे को ट्रेड्स आएगा तो ही मेरे को एक तरीके से ट्रेड लेना है।
और पर ट्रेड लेट से मैंने 1000 रुपीज का एक तरीके से रिस्क डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, जो मेरी एक रैंडम ट्रेड थी उस चीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल सा एक रूल बेस्ड में, और उसको फिर मैंने उस चीज से जाके रिप्लेस कर दिया। तो जो मैं एक तरीके से अनप्रोफेशनल या नोवाइस ट्रेडर था, वो अब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी अपनी प्रॉब्लम को समझ के, कि मैं अब थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में एक तरीके से ट्रेड करूंगा। तो सेम वही आप नॉर्मल, जैसे अभी जनरल पब्लिक को या किसी को भी या कोविड टाइम में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा हम लोग को सोशल मीडिया की आदत हो गई थी। तो मैंने वो सोशल मीडिया आइडेंटिफाई कर दिया। अब आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप मैं जनरली यही करता हूँ कि मैं वो ऐप को डिलीट कर देता हूँ अपने मोबाइल से। और जब भी मुझे यूज करना होता है तो मैं जाके वेब ब्राउजर में लॉगिन लेता हूँ, फिर लॉग आउट कर देता हूँ। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया, इस चीज को इससे रिप्लेस कर दिया। पर रिप्लेस करने के कारण क्या है, वो चीज मेरे को फिर से आएगी। तो वो जो हैबिट है मेरे, मुझे उसको किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं सोशल मीडिया देखता था उस समय मैं कोई भी रैंडम बुक लेके उस समय मैं अपना रीडिंग करूंगा, या स्टॉक मार्केट के अगर यूट्यूब भी देखना है तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में देखूंगा। तो वो हैबिट को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्योंकि आप वो चीज को जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे, फिर से आप वो एक तरीके से लूप वही में तो, वो बंधे रहेंगे। वैक्यूम नहीं रख सकते, कुछ ना हाँ, कुछ चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस आपने करना निकाल तो पड़ेगा, दिया, लेकिन आपको रिप्लेस कुछ अच्छी रिप्लेस चीज से करना, करना यस पड़ेगा। यस यस। सो सेम वही हम लोगों ने मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, पर मैं जाके देखता हूँ। अभी जनरली लोग में से वही डिस्कस करते हैं कि आइडिया क्या लग रहा है, यस बैंक क्या लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये स्टॉक इतना नीचे आ चुका है। बट उनको लगता है ये इतना नीचे आया है स्टॉक, तो ये हो सकता है कि भाई कोई न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा ओवरनाइट हो जाए कि ये स्टॉक भाग जाएगा। बट अगर मैं आपको बात करूं, रिसेंट में मैंने बीएससी के बारे में पब्लिकली डिस्कस किया था, जब वो 700 750 रुपए का शेयर था, कि नियर टर्म में मेरे को 1100 से 1500 तक का टारगेट लग रहा है। बट उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने टारगेट बना के रखा था वो एक्चुअल में अचीव हुआ, और हमने एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स ने हमको एग्जिट नहीं दिया है, सिंपल सा है। तो आपको एक जनरल मार्केट में इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जब तक आप जनरली अपने विनर्स हैं वो बड़े नहीं रखेंगे, तब तक आप लॉस में ही रहेंगे। हमने ट्रेडिंग में भी यही देख लिया है, जब आपको बड़े पैसे जब तक आप नहीं बनेंगे, तब तक आप एक्चुअल में नेट टू नेट प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, जो आईआर फॉर्मूला है, जो हर जगह एक तरीके से लॉ एप्लीकेबल होता है, मुझे वो लगता है। तो उसी के अराउंड हमने थोड़ा सा ये अप्रोच मार्केट में की है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। सो और बात थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो बेसिक क्या होते हैं। मैं ये सारी चीजें इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई नो वॉइस है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि भाई एक्चुअल में मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती क्या है। क्योंकि लोगों को जब तक आइडिया नहीं होगा, जब तक बिलीव नहीं होगा, तब तक वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग वो फाउंडेशन पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स की मोमेंटम इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो आपका हो गया रिलेटिव मोमेंटम हो गया, और दूसरा हो गया आपका एब्सोल्यूट मोमेंटम हो गया। रिलेटिव मोमेंटम में आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो आपका एसेट क्लास है या आपके स्टॉक्स है उसको रिलेटिवली आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर लिया, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा लिए, आरएसआई आपने लगा लिया, आपने सीसीआई लगा लिया, और एडीएक्स लगा लिया, और सबको एक तरीके से आपने रैंकिंग दे दी, जो हम लोग रैंकिंग बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं। और उसमें रैंकिंग दे के आपने देखा कि जो टॉप रैंकिंग में स्टॉक्स है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और जो लोअर रैंकिंग में स्टॉक्स है वो आपके वीक वीक स्टॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपको एक सिंपल सा बताने के लिए, कि आरएसआई, आरएसआई आपने क्या किया, जनरली हम लोग देखते हैं कि 45 से ऊपर अगर आरएसआई है मेरा किसी भी स्टॉक्स में यूनिवर्स में, तो उसको लेट से मैंने एक नंबर दे दिया। पर वहीं पे अगर किसी स्टॉक्स का आरएसआई 60 के ऊपर है तो मैंने उसको 2 नंबर दे दिया। ठीक है। तो एडीएक्स का भी सेम वैसे ही दे दिया कि भाई अगर एडीएक्स सिंपल मुझे क्या बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना स्ट्रांग है। जितना ज्यादा एडीएक्स होगा उतना ज्यादा मुझे पता लगेगा कि उतना स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है। तो 15 से 25 तक मैंने दे दिया कि लेट से अगर ये इंडेक्स अपना वैल्यू है एडीएक्स की, तो उसको मैंने 0.1 दे दिया। 25 के ऊपर है तो 0.2 दे दिया। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अब जिस स्टॉक्स में आरएसआई 60 के अबव होगा और 25 के ऊपर एडीएक्स होगा, और लेट से मूविंग एवरेज भी ले लिया मैंने, उसके हिसाब से उस स्टॉक का सिंपल सा जो एक रैंकिंग है वो क्या आ जाएगी, आपकी 4 की आ जाएगी।
बट जो स्टॉक्स में ये दोनों वीक है वो उसकी रैंकिंग आ जाएगी आपकी जीरो की। तो जो टॉप के स्टॉक्स है या टॉप जो एसेट क्लास है उसको आपने उस बेस्ड में रिलेटिवली करके जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको आपने एक बाइंग पोर्टफोलियो बनाया। और अदर ये भी ले सकते हैं कि जो वीक स्टॉक्स है उसको आप एक तरीके से एज अ सेल, शॉर्ट सेल तो बेसिकली इंडिया में अलाउ नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस तरीके से आप उसको एक तरीके से सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि वो स्टॉक्स जो है जिनका जो लोअर आपके उसमें आ रहे हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वीक स्टॉक्स है। और उस बेस्ड में आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया तो वो आपका हो गया रिलेटिवली मोमेंटम। अब एब्सोल्यूट मोमेंटम में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि वो जैसे आपने कर दिया कि एब्सोल्यूट रिटर्न के बेसिस पे कि भाई लेट से किसी स्टॉक्स ने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना है। अगर किसी स्टॉक्स का 1 ईयर का रिटर्न लेट से 15% का है और किसी स्टॉक्स का 10% का है, तो उसके हिसाब से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से उसको या मूविंग एवरेज के बेस्ड पे आपने उसको एक कर दिया कि उसी स्टॉक्स का उसी से कंपेयर आप एक तरीके से कर रहे हैं, रिलेटिवली नहीं कर रहे हैं। वो आपका हो जाता है एक तरीके से एब्सोल्यूट मोमेंटम। तो जो स्टॉक्स आपके टॉप कैटेगरी में आ रहे हैं उनको आप पॉजिटिव ट्रेंड मान के चल रहे हैं, जो स्टॉक्स आपके लोअर कैटेगरी में आ रहे हैं वो आपके निगेटिव ट्रेंड है, आप उनको शॉर्ट सेल कर सकते हैं या उनको अपने बाइंग पोर्टफोलियो से हटा के जो टॉप कैटेगरी के स्टॉक्स है उनको आप एक तरीके से पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका मेजर दो तरीके के मोमेंटम हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोमेंटम। एक हो गया आपका रिलेटिव मोमेंटम, दूसरा हो गया आपका एब्सोल्यूट मोमेंटम। सो अगर मैं बात करूं सिंपल सी कि कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं ये पिछले स्लाइड में अगर आपको लग रहा है तो। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग किस तरीके से वर्क करती है या क्या किस तरीके से आप अपना खुद का एक तरीके से बोलना चाहिए मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो एक सिंपल सा होता है बाई प्राइस और बाई अर्निंग। बाई प्राइस में सिंपल सा मतलब है कि भाई हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेसिकली डेटा ही क्या होता है, वॉल्यूम डेटा है, ओपन हाई लो क्लोज है डेटा। उसी के बेस्ड पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं और ये सारी चीजें फॉर्मेशन होती है। तो प्राइस बेस्ड अगर आप अप्रोच लेना चाहते हैं तो आप टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अर्निंग बेस्ड जैसे आपका हो गया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया कंपनी का। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल बेस्ड देख रहे हैं कि भाई कंपनी का या तो ईपीएस कितना है, या पी बेस्ड आप अप्रोच ले रहे हैं, या आप फंडामेंटल बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं, तो आप एक तरीके से अपना इंडिकेटर बना सकते हैं अर्निंग बेस्ड। सो मार्केट में अगर मैं बात करूं कि जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग है सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलिटिलिटी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग में हम लोगों ने जो फेस किया है ये मार्केट वॉलिटिलिटी के हिसाब से रहता है। जैसे हमने देखा कि रिसेंट में जब मार्केट करेक्ट हुआ है, 2 बार करेक्ट हुआ है, अभी 14,800 के आसपास आया था, फिर अभी जो रिसेंट मार्केट ने एक अच्छा 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया है। तो जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा आपका मार्केट में उतने ज्यादा आपके लॉसेस होंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। जैसे हमने जनरली भी देखा है अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो इंट्राडे में भी आपके काफी सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सेम विद द मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मार्केट आपका ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपको फ्रिक्वेंटली में एंट्री और एग्जिट्स आएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा लगने वाली है और जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने अभी तक तो सारे प्लस पॉइंट डिस्कस किए, पर मार्केट वॉलिटिलिटी थोड़ा सा हम लोग को परेशान करता है एज अ मोमेंटम ट्रेडर। सो प्राइस मोमेंटम में क्या होता है, जब आप सिंपल सा टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड यूज करते हैं तो ये आपका हो जाता है प्राइस मोमेंटम। फंडामेंटल में हमने डिस्कस किया कि भाई आप अर्निंग्स हो गई, रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, इस बेस्ड पे जब आप एक अप्रोच बना रहे हैं वो आपका फंडामेंटल हो गया। तो जनरली हमने जो अपनी अप्रोच बनाई है वो हमने टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच बनाई है, जो हमारा एक पोर्टफोलियो है वेगा 500। उसमें हम ये करते हैं कि भाई टेक्निकल भी ले रहे हैं और साथ में फंडामेंटल भी ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कंपनी टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है पर फंडामेंटल कहीं ना कहीं वीक है तो मुझे पर्सनली वो कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो मोमेंटम आया है वो कहीं ना कहीं जाके हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन वो मोमेंटम मार्केट लूज कर दे, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है। तो आपको एक कहीं ना कहीं एक
जैसे कोई भी चीज, जैसे हम लोग गिटार प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइन ट्यूनिंग रखते हैं, ज्यादा आप उसको लूज भी नहीं कर सकते, ज्यादा टाइट भी नहीं कर सकते। सेम मुझे लगता है फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिल्टर्स जो होती है, जो जनरली हम लोग बात करते हैं इसको एज अ छन्नी, तो फंडामेंटल अगर आप ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे साथ में, तो आपको हो सकता है कि भाई स्टॉक्स आपको बहुत सारे मोमेंटम के मिल रहे हैं, पर बिकॉज आपने फंडामेंटल इतना ज्यादा इंडिकेटर्स लगा दिए हैं कि वो स्टॉक्स आपके फिल्टर आउट होके ही नहीं मिल रहे हैं आपको, तो वो भी कोई मतलब नहीं। तो मेरी अप्रोच रहती है कि 70 से 80% मेरी अप्रोच है कि स्टॉक्स में हम लोग टेक्निकली जाएं, और 20% थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल भी चेक कर लें। तो ये हो जाता है आपका सिंपल सा टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच। या कई लोग प्योरली प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल भी इन्वेस्टिंग करते हैं, कई लोग बेसिकली प्योरली बेस्ड प्राइस भी करते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस तरीके से क्या अप्रोच रखना आपके साइकोलॉजी या आपकी अप्रोच के हिसाब से सही है। सो अगर किसी को मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग अगर चूज करनी है तो उनको क्या क्या पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होना चाहिए, राइट। जनरली हमने देखा है कि भाई अगर आपका मार्केट में 1 ईयर से 3 ईयर्स तक का मिनिमम एक तरीके से टाइम ओरिजिन है, तो ही आप एक इस तरीके की इन्वेस्टमेंट में आए। कई लोग होता है कि नहीं, मेरे पास कुछ फंड्स रखे हुए हैं 4 महीने 5 महीने के लिए, बस मुझे इन्वेस्ट करना है और मोमेंटम अच्छा लग रहा है मार्केट में, उसके कारण ही मुझे इन्वेस्ट करना है। तो हो सकता है कि आपके एंटर करते ही मार्केट यू टर्न ले ले वहां से और आपको लॉसेस इनकर होना स्टार्ट हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो देखते हैं वो आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये फंड है, इस तरीके से मुझे एलोकेशन रखना है, ये मेरा एक तरीके से गोल है और वो गोल मेरा फुलफिल होना चाहिए। सिंपली जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में लोगों का सिंपल सा अप्रोच रहता है कि 5 ईयर्स to 10 ईयर्स रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी अगर आपका मोमेंटम गोल है तो भी आप ले सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में भी आप एक मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छे मार्केट के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर आपको देखना चाहिए रिस्क टॉलरेंस क्या है आपका, कि भाई कितना आप रिस्क ले सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि कोई भी स्टॉक्स मोमेंटम लेता है और वहां से लेके जो एक एक जनरल स्टॉप लॉस रहता है वो 15 से 20% के आसपास का रहता है आपका। ये 15-20% रैंडम नंबर हो सकता है, बट मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो देखा है, वो कुछ स्टॉक्स हो सकता है 25-30% में एग्जिट हो, या कुछ स्टॉक्स हो सकता है 5 या 10% में ही एग्जिट होते हैं आपके। पर एवरेज में 12 से 15% का आप आपका एक एंट्री के बाद, और जनरली हम लोगों ने ये भी बात किया है कि कोई भी स्टॉक्स आपके लेने के बाद अगर 25% नीचे करेक्ट हो जाता है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो वीक स्टॉक है। मार्केट के लिए भी हमने ये जो बोलना चाहिए अप्रोच है वो कई लोगों से सुनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको 15 से 20% का पोर्टफोलियो का रिस्क हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं। और आपको देखना है कि मार्केट कंडीशन किस तरीके से चल रहा है। क्या आपके जैसे अब रिसेंट टाइम हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज स्टॉक्स अभी काफी अच्छे मूवमेंट में आ रहे हैं। हमको कोई ना कोई या तो सेक्टर की बात करें या कोई ना कोई स्टॉक्स हमको मिलते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी हमको देखना चाहिए। अगर आप डल मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एंट्री एग्जिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट मिलने वाले हैं, जिसको कहीं ना कहीं फिर आपको बिलीव सिस्टम आपका कहीं ना कहीं कम हो जाता है और फिर आपको आप पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देते हैं। सो अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल रूल्स के बारे में डिस्कस करें तो फंडामेंटल रूल्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग के होना चाहिए कि आपको जो भी चीजें हैं वो फंडामेंटली जो रीसेंट डेटा है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। पोर्टफोलियो आपका प्रॉपर डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे हमने अपनी अप्रोच लगाई कि हम मिनिमम से मिनिमम 20 स्टॉक्स रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। 5 या 10 स्टॉक्स रखेंगे तो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव हो जाएगा, वहीं पे 30-40 स्टॉक्स रखेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतना ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि कोई स्टॉक्स आपका डबल या ट्रिपल भी होगा तो भी आपको अल्टीमेटली उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो हमने एक स्वीट स्पॉट देखा है कि 20 स्टॉक्स, मेरी जो अप्रोच है या जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें वी टेक ओनली 20 स्टॉक्स, नॉट मोर देन 20 स्टॉक्स। और
आपको एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई मार्केट का किस तरीके से ट्रेंड है, थोड़ा मैक्रो भी पता होना चाहिए कि मोटा मोटी इंडिया की स्टोरी क्या चल रही है, इंडिया ग्रोथ स्टोरीज क्या चल रही है। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड, आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अपने सिस्टम्स पे ही डिपेंड करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत करेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलर बेसिस पे करनी बहुत जरूरी है। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, बहुत बार ये होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया है, तो कई बार कुछ स्टॉक्स में एग्जिट आता है और वहीं से ही मार्केट एकदम से क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको, जैसे हम लोगों ने रिसेंट में देखा था, अदानी के स्टॉक्स में देखा था, अदानी स्टॉक्स में कई लोगों ने एंट्री काफी अच्छी की थी, बट वो ऐसा लोअर कर स्टार्ट कर दिया कि लोग एग्जिट भी नहीं कर पाए। तो जब तक आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे, तब तक आप उस अप्रोच को कहीं ना कहीं रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं पेशेंट होके मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न आएंगे। और हमेशा आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखने चाहिए, सिस्टम्स में आपको लगाने चाहिए। जब आपको पता है कि ये आजकल जीटीडी ऑर्डर्स आ जाते हैं, अगर आपको पता है कि ये स्टॉक्स का मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस इतना है, तो आपको एक ऑर्डर लगा के उसको सिंपल सा ट्रेलिंग कर सकते हैं, या बीच बीच में उसको एक तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। तो ये थे अंकुश बजाज जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है इसके ऊपर बात की, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्यों काम करता है ये भी देखा, और हमने टाइप्स ऑफ मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की। इसके अलावा हमने जो इनकी प्रोप्राइटरी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर भी फोकस किया। आगे आने वाले एपिसोड में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करके मोमेंटम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये देखेंगे। इनके जो स्क्रीनर्स है ये भी देखेंगे, और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स जो ये यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो आगे आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.